अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, दो बातों की तरफ आपका ध्यान डालना चाहता हूँ। हालांकि मैंने इरादा बना लिया था अब वीडियो ना बनाने का, इसलिए पिछले 10 रोज़ से जो है मेरा कोई भी वीडियो नहीं आया। लेकिन पिछले 1-2 रोज़ में कुछ वीडियोस मेरे नज़र के सामने आए, वो देखने के बाद मैं अपने आप को काबू नहीं रख सका और मैंने फिर से वीडियो बनाने का इरादा अपना जो है मजबूत कर लिया। इंशाल्लाह हालात हाज़रा पे वीडियो बनते रहेंगे। सबसे पहले आज़म खान साहब की बात बताता हूँ मैं। उनके घर पे इनकम टैक्स का रेड हुआ। गवर्नमेंट का काम है, खैर कोई बात नहीं, रेड होना चाहिए, इंक्वायरी होना चाहिए। सिर्फ आज़म खान साहब क्यों, और भी बहुत सारे लोग हैं, सबकी इंक्वायरी होना चाहिए। कहाँ पे देश को दबा के पैसा रखा गया है, हुकूमत का इख्तियार है कि उसकी इंक्वायरी करे, डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। उसका अफसोस नहीं है। अफसोस इस बात का है जो आज़म खान साहब की जो मैंने कुछ क्लिप सुनी जिस पे उन्होंने अपने दर्द का इजहार किया, जो उनके ऊपर लगभग 100 से करीब या 100 से ज़ायद केस लगाए गए, बकरी चोरी, भैंस चोरी, किताबों का चोरी करना, इन सब से बढ़ कर के जो उन्होंने एक बात अपनी वीडियो में कही, उनके ऊपर और उनकी अहलिया पे, जो उनकी बीवी है, उनके ऊपर एक कलम ऐसा भी केस लगाया गया है कि शराब खाने को उन लोगों ने लूटा। कुछ 16,000 रुपया भी उन लोगों ने लूटा है, मियाँ बीवी ने मिलके। बहुत अफसोस हुआ सुन के। आज़म खान साहब का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी के जो सबसे बड़े कद्दावर नेताओं में जिनका नाम आता है, मुलायम सिंह यादव जी के बाद में, जिनको लोगों ने नेताजी का लक़ब दिया, हमारे सुभाष चंद्र बोस जी के बाद में अगर किसी को नेताजी का लक़ब मिला है तो मुलायम सिंह यादव जी को मिला है। उनके बाद अगर किसी का नाम आता है कद्दावर नेता में, समाजवादी में, तो बेशक वो आज़म खान साहब ही थे। फिर उनके साथ क्या हुआ आप लोगों ने देखा। मैं उस बहस पे नहीं जाना चाहता। मैं आना चाहता हूँ जो कल थर्सडे के दिन जो लोकसभा में हुआ है, बीएसपी के जो एमपी हैं दानिश अली साहब, लोकसभा के एमपी, हाँ इलेक्टेड, राज्यसभा में नहीं है वो, जिनको पब्लिक ने बहुत ज़्यादा लाखों वोट से इलेक्ट करके लोकसभा में भेजा, बीएसपी के। और उसी लोकसभा में एक साहब है बीजेपी के एमपी, उनका नाम है रमेश बिधौरी साहब। उन्होंने लोकसभा के अंदर दानिश अली साहब को मुल्ला आतंकवादी कहा। मुल्ला आतंकवादी, मुस्लिम टेररिस्ट, भड़वा कहा। मैं लोकसभा के अंदर की बात कर रहा हूँ, वीडियो पूरा वायरल है। मुल्ला उग्रवादी कहा और भी बहुत सारी चीज़ें। एनडीटीवी उनसे वीडियो बाइट लेने की काफ़ी कोशिश की, वो क्लिप मैंने देखा। बेचारे बहुत दर्द और सदमे में डूबे हुए थे और बिल्कुल ऐसा जाहिर हो गया था कि उनके आँखों से आंसू झलक जाएंगे, लेकिन वो कैमरे के सामने अपने आप को संभालते हुए जल्दी से बिना किसी जवाब दिए एनडीटीवी वालों को वो अपने कमरे में चले गए। खैर काफ़ी कोशिश के बाद में एनडीटीवी वालों के वो बाहर निकले। फिर उन्होंने अपने गम और गुस्से का इजहार भी किया, यहाँ तक के भी कहा कि भाई अगर उन पर कार्रवाई नहीं हुई तो वो लोकसभा से अपना इस्तीफ़ा दे देंगे। क्यों दें भाई? दानिश अली साहब, ये कमज़ोरी की बातें ना करें आप। आपके ऊपर जुल्म हुआ, ये सिर्फ आपके ऊपर नहीं जुल्म हुआ, ये भारत के हर मुसलमान के ऊपर जुल्म हुआ। हर एक मुसलमान के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। मतलब जो लोकसभा का एमपी है, जो इलेक्टेड है, जो जीत के आता है, लोकसभा में बैठता है, उसको सबके सामने इतनी बुरी तरह से जलील किया गया। और उसी एमपी साहब जो बीजेपी के हैं, उनके पीछे एक बीजेपी के और एमपी बैठे हुए हैं
बड़ा अफसोस हुआ, वो हंस रहे हैं उसको देख के। आप समझिए उनकी जहनियत क्या है, जो बोल रहा है और जो पीछे बैठ करके उनकी बातों पे हंस रहा है। अरे वो तो पढ़े लिखे आदमी है जो पीछे हंस रहे हैं। मतलब इतना अफसोस हो रहा है कि आपका सिस्टम, हमारा सिस्टम, वो किस दिशा में जा रहा है। आप समझ लीजिए, जब एक लोकसभा के एमपी की यह हालत है कि जिसको लोकसभा के अंदर इतनी बुरी तरह से जलील किया जा रहा है, तो आप और हमारी औकात और हैसियत क्या है। मैं अक्सर अपने लोगों को, मैं मुसलमान की बात कर रहा हूं, मैं एक शेर उनको हमेशा कहता हूं, मैं फिर से उसको दोहराता हूं, आप लोग याद करिए, चलते फिरते दिमाग में यहां पे बैठाइए। ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। कभी आपने सोचा ये हमारे साथ क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है, इसका जिम्मेदार कौन है। बहुत सारे लोगों ने एहतजाज किया, नाराज हुए। राहुल गांधी जी जो हैं कांग्रेस के, वो दानिश अली साहब से मिलने उनके घर पे गए, अच्छी बात है। और मैं ये भी जानता हूं कि बीजेपी उसको सपोर्ट भी नहीं करेगी। ये उस आदमी का, उसके दिमाग की उपज है। उसको कंडेम करेंगे ही करेंगे, आज नहीं करेंगे कल करेंगे। मेरा कहना है, मैं ये सबसे हट करके बात कर रहा हूं मैं मुसलमानों से। आप अब ऐसी सूरत में क्या करेंगे। आप ये सोचिए कि एक लोकसभा के एमपी के साथ में ये हो रहा है। समाजवादी के आजम खान, जो बहुत बड़े धाकड़ और जबरदस्त बोलने वाले आदमी, उनके साथ में ये हो रहा है। तो आप और मैं किस खेत की मूली है भाई। मैं और किस किस का नाम तो लेऊंगा नहीं, आप देख रहे हो, आपको सबको पता है। मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, इल्तिजा करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि आप अपनी नस्ल को बचाइए। देखिए, हमको तो नहीं बचाया गया, जो हमसे पहले पीढ़ी जो गुजर गई है ना, उसने हमको बचाने का काम नहीं करी। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं आपको, मैं मिसाल देता हूं आपको, थोड़ा सी गौर करिएगा। बहुत बड़ी 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 तंजीमें हमारे भारत में चल रही है। क्या होता है मालूम है वहां पे, मैं सदर बना तो मेरे बाद में मेरा बेटा ही बनेगा। अरे तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी है, माफी चाहता हूं, अदब के साथ बोलना चाहिए, लेकिन बदतमीज आप ही लोगों ने कर दिया। किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, हमने इसको प्रॉपर्टी बना लिया। हमने मुसलमानों को बचाने का काम किया। अरे यहाँ पे आग लग गई, यहाँ पे ये फसाद हो गया, ये रिलीफ लेके जाना है, वो लेके जाना है। वो जो उजड़े हुए मुसलमानों को बसाने के चक्कर में ये खुद करोड़पति हो गए, अरबोपति हो गए, बंगलों वाले हो गए, गाड़ियों वाले हो गए, नौकर चाकर वाले हो गए। सफ़र में जाएंगे तो दो मौलाना उनके साथ में चल के, कोई कडेची लेके चलेगा, कोई क्या लेके चलेगा। हुजूर पाक सलातो सलाम की ज़िंदगी मुबारक देखिए। आप अगर ऊँट पे सवार हैं, आपके हाथ से छड़ी गिर गई या कोई सामान गिर गया, तो आपने किसी को कहा नहीं कि आप उठा के मुझे दे दीजिए। आप खुद उतरते थे, अपने हाथ से अपना सामान लेते थे। तो आप खुद क्या कर रहे हैं और कौम को कहां लेके जा रहे हैं। खैर माफ करना, बात दूसरी तरफ चले गई। तो हमको बनाने का काम नहीं किया गया। बनाने से मुराद क्या है, हमें हमारे भारत के अंदर दो चीज सीखनी है।
सबसे पहले आपका बच्चा जो स्कूल कॉलेज में जा रहा है, मदरसे में जा रहा है, मैं मदरसे की भी बात कर रहा हूँ, कहीं पे भी जा रहा है, आप अपने बच्चों को अपना संविधान ज़रूर पढ़ाएं। आप अपने बच्चों को संविधान ज़रूर पढ़ाएं। अरे पहली क्लास से समझाते, छोटी छोटी चीज़ें, 10वीं तक आते आते, कॉलेज तक आते आते वो माहिर हो जाएगा। आपको मालूम पड़ना चाहिए कि आपको आपके संविधान ने क्या क्या हुकूक दिया है, क्या क्या राइट्स दिया है, आपको उसका इस्तेमाल आना चाहिए। एक बात ये हो गई। दूसरी चीज़, आप अपने बच्चों को शुरू से, बचपन से ही, जिस तरह आप ट्यूशन देते हैं स्कूल की, बहुत मेहनत करते हैं बेचारे, वो आदमी तो कम मेहनत करता है, बाप जो है लड़कों का, उससे ज़्यादा मेहनत उनकी माँ करती है बेचारी। सुबह से लेके रात तक के, सुबह टिफ़िन, रात का खाना, ये खाना, स्कूल भेजना, आया नहीं आया, ट्यूशन भेजना, हर चीज़ में लगी रहती है। तो आप इसके साथ में अपने बाप की जिम्मेदारी उठाइए थोड़ी। अपने बच्चों को कुरान शरीफ, लुगत उसका जो है, अरबी के जो मखारिज है, उसके साथ साथ में अरबी लैंग्वेज सिखाइए कि आपका कुरान जो है, आपका दीन क्या कहता है, आपका इस्लाम क्या कहता है, अल्लाह का हुक्म क्या है। देखिए कुरान शरीफ जो है ना, ये सिर्फ मुसलमान की प्रॉपर्टी नहीं है। कुरान शरीफ जो है ना, मुसलमान की प्रॉपर्टी नहीं है, ये क़यामत तक के लिए है। मरने से पहले का, मरने के बाद का, क़यामत के बाद तक का जिक्र है उसके अंदर, जिसके ऊपर आज साइंसदान जो है रिसर्च करते हैं और अपनी कामयाबी हासिल करते हैं। तो तुमको तो मुसलमानों को शर्म आनी चाहिए कि जो चीज़ तुम्हारी थी, तुमको तो अरबी देख करके पढ़ना नहीं आता। तरावी में हमारे एक साहब है, अल्लाह माफ़ करे, देखिए सलीम भाई हमारे, वो मेहनत करते हैं इसके ऊपर कि ऐसे ऐसे तरावी में ऐसी तरावी पढ़ रहे हैं कि पढ़ने को समझ, पीछे वाले को समझ में नहीं आता। तो हमने तो अपने बच्चों को ना अरबी सिखा रहे हैं, ना अरबी लैंग्वेज सिखा रहे हैं। अपनी तारीख सिखाइए, बताइए कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम पे जब नबूवत ज़ाहिर हुई, उससे पहले क्या हाल था, नबूवत ज़ाहिर होने के बाद में क्या हाल था, सहाबा इकराम ने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी, सहाबा इकराम को देख के ताबईन ने अपनी ज़िंदगी गुजारी कैसे, ताबईन को देख के तबे ताबईन ने कैसे ज़िंदगी गुजारी, ये हर मुसलमान को मालूम होना चाहिए। हम अपने बुज़ुर्गों के दिन मनाते हैं, उर्स मनाते हैं, बहुत अच्छी बात है, करिए, जिसको जो करना है करिए, मैं किसी के मसलक में बिल्कुल नहीं कहने वाला, लेकिन आप अपनी तारीख तो मत भूलिए। आप अपनी तारीख तो मत भूलिए। देखिए, आप अपने वजूद को बाकी रखेंगे, आप अपने वजूद को बाकी रखेंगे, हमारा संविधान हमको इजाज़त देता है। मैं इसीलिए कहता हूँ, मैंने सबसे पहले आपको क्या कहा, आप सबसे पहले अपना संविधान जानिए, आपके संविधान में आपको क्या क्या हुकूक दिया है। हमारा संविधान हमको हक देता है कि हम अपने मजहबी चीज़ के ऊपर डटे रहें, हम करें, हमारे संविधान ने हमको इसको इजाज़त दी है। तो किसी के मायके लाल में दम नहीं कि हमको उससे रोक सके। हाँ, हम खुद ही नहीं करना चाहें तो उसको कोई क्या करेगा। आप करिए, कोई रोक नहीं सकता। आज मुसलमानों की हालत क्या है मालूम है, एक शेर से मैं आपको बताता हूँ, एक शेर से। कोई क्या सोचता रहता है मेरे बारे में, ये राहत इंदौरी साहब का शेर है। कोई क्या सोचता रहता है मेरे बारे में, ये ख्याल आते ही, ये ख्याल आते ही हम साये से डर लगता है। उनका स्टाइल, उनका बोलना, क्योंकि तो राइटर खुद ही उन्होंने कहा है भाई, तो उनका इजहार का अंदाज भी, मैं तो उनके एक हल्की सी वहाँ तक पहुँच जाऊँ तो अल्लाह का बड़ा करम है। कोई क्या सोचता रहता है मेरे बारे में, ये ख्याल आते ही हम साये से डर लगता है। एक नए खौफ का जंगल है, एक नए खौफ का जंगल है मेरे चारों तरफ।
एक नए खौफ का जंगल है मेरे चारों तरफ। अब अपने आप से ही डर लगता है। ये आखिरी लाइन मैंने जोड़ दिया, ये राहत इंदौरी साहब की नहीं है। अब अपने आप से ही डर लगता है। क्या? अरे यार मैं कहाँ जा रहा हूँ, अरे बाप रे बाप, कोई देखेगा तो मेरे को क्या बोलेगा, अरे रे रे ऐसा हो जाएगा। अब अपने आप से ही डर लगने लगा। भाई मत करो ये सब। मैं फिर कहता हूँ, दो चीज़ सीखो, संविधान की पूरी पढ़ाई करो, अपने बच्चों को सिखाओ। जो ये बच्चे रात में जाग रहे हैं, चाय वाले, दुकान वाले, कारोबार धंधा कर रहे हैं, करें, जायज़ हलाल रोजी रोटी कमाना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन जो गवर्नमेंट का जो टाइम में जो शेड्यूल है उसके बाद मेहरबानी करके ना करें। और नौजवानों से मैं फिर एक बार कहूँगा कि अपना टाइम, अपने दोस्तों का टाइम सेट करें, 15 मिनट 20 मिनट, और अपनी तारीख पढ़ें, संविधान को पढ़ें। आप जब गलत करोगे नहीं तो किसी से डरोगे नहीं, गलत करोगे तो डरोगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।